नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। अब आज सीटेट का अंतिम दिन है फॉर्म भरने का और अंतिम दिन भी अब बीत चुका है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो लोग भी फॉर्म भरने वाले थे वो सब लोग भर चुके होंगे। अब समय है सिर्फ हमारी तैयारी का, और उस तैयारी को हम एक निश्चित स्वरूप, एक निश्चित दिशा प्रदान करते हुए आगे बढ़ते चल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए आप सभी लोग जुड़ते जाएं और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये सारी तैयारी, सारी मेहनत, सारे परिश्रम आप ही के लिए है। तो मुझे लगता है कि छात्र जीवन में इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता है कि जब एक शिक्षक आपके लिए प्रयासरत हो। तो शिक्षण का एक नियम होता है सहभागिता, एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो दोनों तरफ से हो, बराबर हो और दोनों तरफ से सहभागी हो। ठीक है, सहभागी शिक्षण इसी पर आधारित है। तो आपको निश्चित रूप से, मुझे जहां तक लगता है, आप सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए और इसके साथ साथ कंटिन्यूटी बना के अपना काम करना चाहिए। दोस्तों, बिना समय गंवाए आज मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं और एक एक क्वेश्चन हल करते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन, आज की ये 5वीं क्लास है आपकी, और इससे पहले हम अब लगातार इन क्लासों में जुड़े हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट टू द कॉन्क्रीट, फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम द फीट टू वर्ड द हेड, और फ्रॉम द हैंड्स टू फीट टू वर्ड द सेंटर। ठीक है, बच्चों के विकास का क्रम क्या है, किस तरह से बच्चों का विकास होता है, उस क्रम को किस स्वरूप में रखेंगे, बच्चों के विकास का क्रम क्या है। अमूर्त से मूर्त की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर और हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो आप देखते चलेंगे कि अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होता है, जबकि मूर्त से अमूर्त विकास का क्रम होता है। सामान्य से विशिष्ट, इसे माना जा सकता है कि एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या होती है कि बालकों में सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया होती है। ठीक, यह प्रक्रिया, सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया, जब हम विकास के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, 8 सिद्धांतों को, तो उन सिद्धांतों में एक बालक में सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया की, बच्चे का जन्म होता है तो कैसा होता है बच्चा, सभी बच्चे एक समान होते हैं, सबकी लंबाई, सबका वजन, सबके बालों का रंग, लगभग लगभग बालकों में क्या होती है, एक समानता होती है। और जहां समानता की बात होती है उसे ही हम सामान्य कहते हैं। और उसके बाद बालक की अपनी एक विशिष्ट विशेषता होती है, वह एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट करता रहता है, एक निश्चित क्रम से उसका विकास प्रारंभ होता है। तो बालकों के विकास का क्रम एक निश्चित स्वरूप में चलता है। इस कारण हम कहेंगे कि सामान्य से विशिष्ट यह क्या है, सही है। दूसरा है पैरों से सिर की ओर। क्या पैरों से सिर की ओर विकास होता है या सिर से पैर की तरफ विकास होता है? तो उल्टा है, ये सिर से पैर की तरफ विकास होता है, ना कि पैर से सिर की तरफ। तो यह भी नहीं होगा। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इस थियरी को प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, लेकिन यहां पे उल्टा होगा, केंद्र से हाथ पैर की तरफ, केंद्र से हाथ और पैर की तरफ, परिधि की तरफ विकास होता है, जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल थियरी कहते हैं। और इस कारण यह भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारक। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर, कारक और कथन का क्वेश्चन कैसे हल करें। कारक कथन का क्वेश्चन बार बार करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ठीक, तो कारक और कथन का क्वेश्चन कैसे हल करें, यह आपके माइंड सेट पे होता है। आप जिस तरीके से प्रयास किए रहते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन ये हल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझना इसमें सबसे जरूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं कथन क्या है कि अगर हम बात करें पहले, ठीक है, एसरेशन की, क्या है एसरेशन इसमें कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय परिवार वाले से हैं। क्या होगा इसका अर्थ, बस अर्थ पूछ रहा हूं मैं।
किसका अर्थ क्या है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं वह उन बच्चों से अपना दिन अलग बिताते हैं जो निम्न आय परिवार वाले से हैं। तो निश्चित रूप से अलग बीतता है, क्योंकि उनको जो सुविधाएं प्राप्त होंगी उच्च आय वर्ग के बच्चों को, वह निम्न आय वर्ग के बच्चों को वह सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। उनको जो न्यूट्रिशियन, जो पोषण, जो सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, उससे निम्न आय वर्ग के बच्चे क्या होंगे, वंचित होंगे। और वंचित होंगे, इस कारण हमारा कथन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि उच्च आय है तो वहां पे सुविधाएं ज्यादा होंगी, निम्न आय है तो वहां पे सुविधा कम होगी। जहां पे सुविधाएं अधिक होंगी उनके जीवन शैली का प्रभाव अलग होगा, जहां पे सुविधाएं कम होंगी उनके जीवन शैली का प्रभाव अलग होगा। ठीक, अब तर्क इस पे क्या दिया जा रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। बिल्कुल सही बात है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। सभी बच्चों की कल्पनाएं, सभी बच्चे क्या एक समान होते हैं? वंचित आय के बच्चे, निम्न आय के बच्चे, मध्यम आय के बच्चे, सभी बच्चे एक समान होते हैं? नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है सभी बच्चों में, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो संकल्पना समान नहीं है, क्योंकि बचपन में क्या होती है, बहुत प्रकार की विविधता होती है। कुछ बच्चे होते हैं माता पिता से काफी लगाव होता है, कुछ बच्चे होते हैं बाह्य वातावरण से काफी लगाव होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और इस कारण हम कह सकते हैं कि तर्क भी हमारा क्या है, सही है। तो जहां कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है और उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए, यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत में इस उदाहरण की बात की जाएगी? इस उदाहरण को किस सिद्धांत में बात की जाएगी? अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू ग्रैप्स large object such a ball with his hand, then learn to pick up a pea using a tweezer grip. Which principle of development does this example represent? Vertical, proximodistal, moderation और कंजर्वेशन? क्या हो जाएगा ये? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुखी, साम्य धारणा या संरक्षण? क्या होगा ये? शीर्षगामी क्या होता है? शीर्षगामी किसे कहेंगे? शीर्षगामी क्या है? यह शीर्षगामी जो होता है सिफेलोकॉडल होता है। क्या होगा? सिफेलोकॉडल। यह सिफेलोकॉडल है, अर्थात बालक का सिर से पैर की तरफ विकास होगा। इसमें समीप समीप दूराभिमुख, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। और इसका अर्थ क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, यह केंद्र से परिधि हो जाएगा। ठीक है। साम्य धारणा, सामान्य धारणा होती है बालकों के मध्य, वह सामान्य धारणा है। और संरक्षण, स्टोरेज, बच्चे कोई विषय वस्तु पाते हैं, पियाजे की अवस्था के अनुसार यह आता है किसमें? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जहां बालकों में संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो शीर्षगामी, सिर से पैर, यहां पे बच्चा क्या कर रहा है कि हाथ से एक, दोनों हाथ से एक बाल पकड़ रहा है और धीरे धीरे बच्चा किसी चिमटी की सहायता से मटर का एक दाना पकड़ने लग रहा है। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, मैंने इसको एक परिभाषा के रूप में बताया है कि जहां जहां छोटे अंगों का प्रयोग करके किसी कार्य को संपन्न किया जाता है उसे सूक्ष्म अधिगम कहते हैं। और यह अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है कि पहले बालक दोनों हाथ से बाल पकड़ता है, यानी कि बृहद कार्य करता है, और बाद में जाते जाते धीरे धीरे वह अपने हाथ की उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। तो यह प्रक्रिया धड़ से प्रारंभ होके और हाथ पैर की उंगलियों तक पहुंचती है, और इसे ही क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल या समीप समीप दूराभिमुख कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यह भी कथन कारक से संबंधित है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावकों से सीखते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावक से सीखते हैं। क्या यह कथन सही माना जाएगा कि बच्चे अपने समाज के बारे में जो भी जानकारी होती है वह केवल केवल और केवल अपने अभिभावकों से सीखते हैं, और कोई नहीं उन्हें सिखाने वाला होता है कि जो उनको यह सिखाए, उनको यह बताए? और भी तो कोई होगा ना कि जो उनको ये बताता हो, सिखाता हो। तो क्या होगा ये कि बच्चे केवल अपने अभिभावकों से नहीं सीखते हैं, अपने समूह से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जहां से बच्चे इन चीजों को सीखते हैं। तो कथन ए गलत है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। क्या होगा भाई? बच्चों का सामाजिकरण सरल और रैखिक प्रक्रिया होता है? बिल्कुल नहीं, यह जटिल जटिल लंबवत लंबवत सॉरी जटिल यह एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक लंबवत क्षैतिज प्रक्रिया होती है। लंबवत लंबवत क्षैतिज प्रक्रिया होती है, और यह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जटिल और लंबवत क्षैतिज प्रक्रिया होती है। तो तर्क भी गलत है, आर और ए दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आर और ए दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर यह बात की जाएगी कि बच्चे बच्चे वस्तु अस्थायित्व का समझ तो बना लेते हैं, परंतु उनमें यह समझ नहीं पाता है कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। किस आधार पर यह बात कही जाएगी? यह बात किस आधार पर कही जाएगी? और यह बात क्या होता है कि बच्चे वस्तुओं के बारे में, जो वस्तु हटा दिया गया, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वस्तु अस्थायित्व की। कि वस्तु अस्थायित्व क्या है? कि जैसे मान लीजिए कि यह मोबाइल है और यह मोबाइल हटा दिया गया, तब भी उसकी छवि उसके मस्तिष्क में बनी है, उसके अस्थायित्व गुण उसके मस्तिष्क में बने हैं। इसी को क्या कहेंगे? वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। और वस्तु अस्थायित्व की समझ किसमें हो जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है, कि यह जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें हो जाती है। परंतु बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि क्रियाएं परिवर्तनीय है, और परिवर्तनीय होने के कारण उनके मौजूदा दिखावट पे जो उनको दिखता है वही निर्भर, उसी पे वो निर्भर हो जाते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दो चीजें होती हैं, संकेत और चिन्ह। संकेत और चिन्ह का प्रभाव, कि बालक अगर किसी टेडी बियर को देख रहा है तो उसको लगता है कि टेडी बियर उसे ही देख रहा है, यह प्रवृत्ति बालकों में हो जाती है। और इसी विशेषता, ऐसी विशेषता किस अवस्था में पाई जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था टाइमिंग क्या होती है? पूर्व संक्रिया की, पूर्व संक्रिया की टाइमिंग क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए बच्चों के लिए शिक्षक मूर्त संसाधन और बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। क्या करना चाहिए जिससे कि वह अपना काम कर सके और अपनी इन विशेषताओं की बात, जिस विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं, इन विशेषताओं में बालकों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या न हो। ठीक है, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो टाइमिंग में पहले ही लिखा हूं 2 से 7 वर्ष। और 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या होता है? मूर्त वस्तुओं को देखता है, टीएलएम को देखता है और उसी के अनुरूप अपनी समझ, अपने संज्ञान का विकास करता है, और इस कारण हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। ठीक, अमूर्त, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। ठीक, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना,
यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्या, यह भी कैसी हो जाएगी, अमूर्त संक्रियात्मक की विशेषता हो जाएगी। यह दोनों अमूर्त हो जाएंगे, यह मूर्त हो जाएगा और यह पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से पार्ट का सही उदाहरण क्या है। पार्ट मतलब स्कैफोल्डिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्डिंग की सही सही उदाहरण स्कैफोल्डिंग का क्या है। सवालों का जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कई बार आप लोगों से इसे कहा भी है कि जहां पर क्यूज दिया जाए, ठीक है, जहां पर इशारे के द्वारा कुछ बताया जाए, कई बार इसे क्लास में भी बताया है और ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासों में इसकी चर्चा की है मैंने, कि जहां पर इशारों की बात की जाए कि एक शिक्षिका बच्चों को इशारे के माध्यम से कुछ बताती है। जैसे क्या है कि एक बार परीक्षा में दो दोस्त बैठे थे दूर दूर और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए स्कैफोल्डिंग हो जाता है। एक पूछता है दूसरे से कि जापान की राजधानी कहां है, जापान की राजधानी कहां है। तो टीचर जो होता है इन्विजिलेटर, वो कहता है बात मत करो। तो जो पहला वाला है वो क्या कहता है कि सर हम नहीं बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहा है और वो हमसे पूछा है कि जापान की राजधानी कहां है, तो हम कह दिए हैं सर कि एक बार टोका दोबारा न टोकियो। अब उसने इशारे से क्या कर दिया, बता दिया। और ये इशारे बताना ही क्या कहलाता है, पाठ कहलाता है। और यह क्या हो जाएगा, संकेत व इशारे देना। ठीक है, यह तो अभिप्रेरणा है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना अभिप्रेरणा है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा यह अभिप्रेरणा है। ठीक है, भौतिक पुरस्कार पुरस्कार में शामिल हो जाता है। सवालों के जवाब बताना समस्या समाधान हो जाता है। ठीक, यह क्या हो जाएगा, यह समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या समाधान। ठीक, यह क्या हो जाएगा, पाठ, इसे क्या कहेंगे, पुरस्कार। और यह क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, इसे आप पुरस्कार को सक्रिय पुनर्बलन भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सक्रिय पुनर्बलन भी है, सक्रिय पुनर्बलन भी है ये। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय करने से पोषित किया जा सकता है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। तो क्या हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार यह बात, किस आधार पर वाइगोत्स्की इन चीजों की चर्चा करता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, SSD, सोशल एंड कल्चरल। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कहता क्या है, किस बात की बात करता है कि पर्यावरण में, समाज में बालक जब रहता है तो उसके ज्ञान का निर्माण स्वतः होता है, इंटरेक्शन के द्वारा सहसंबंधित होता है या सहसंबंध पे आधारित है। ये निर्माणात्मक सिद्धांत है ना, तो सहसंबंध पे आधारित है। और डी ऑप्शन में आपको सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की, दूसरे की मदद करने में है। बच्चा जब दूसरे से मदद करता है ना, तो उसे क्या है कि उसमें खुद में वो चीजें, उसका विकास होने लगता है और ये चीजें बालक में बढ़ने लगती हैं। और इस कारण हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। सिंपल सी बात है, सब लोग पढ़े इसे और मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है। तो आप लोग इसमें, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, 3 स्तर और 6 तीन अवस्थाएं और 6 स्तर
और 6 स्तरों में इन्होंने इसी की बात की है, जिसमें उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात की है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है, तर्क करने की बात है, यहीं पे बात आ जा रही है, तर्क करने की बात, तर्क करता है कि मानवाधिकार न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छी बात होगी, मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है। यह कोहलबर्ग का छठा और अंतिम चरण है, यानी कि सार्वभौमिक विशेषता। आज्ञा और दंड पालन अभिविन्यास क्या है, जहां पे हम किसकी बात करते हैं, ऑर्डिनेंस पनिशमेंट ऑर्डिनेंट है जो, तो आज्ञा पालन क्या है, ऑबिडेंट होना बालकों का, उनका पनिशमेंट से डरना और इस कारण कार्य करना। यह किसमें पाया जाता है, पूर्व संक्रिया पूर्व परंपरागत अवस्था में पाया जाता है। अच्छा लड़की अच्छी लड़का, गुड बॉय बैड बॉय, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यह परंपरागत स्तर की विशेषता है। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, यह भी परंपरागत स्तर का है। और उत्तर परंपरागत में सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास आता है जो इस विशेषता को बताता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, औपचारिक अनुदेश द्वारा हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। प्रगतिशील कक्षा किस पर प्रतिबंधात्मक है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रगतिशील कक्षा किससे प्रेरित होता है, प्रगतिशील कक्षा हमेशा सामाजिक प्रक्रियाओं से प्रेरित होता है, और प्रगतिशील कक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील कक्षा की बात जब भी हम करते हैं तो सामाजिक आधार पे, समावेशी आधार पे बालकों को समान शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, और बालकों में नवीन सोच, नवीन तर्क, नवीन विचारों को लाने का प्रयास करते हैं, समाज से अधिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, अंतर संबंध की बात करते हैं, तो यह एक क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही है। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बहुबुद्धि है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि है, और उन बुद्धियों का प्रयोग व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में करता है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी में इन्होंने इसके बारे में बताया भी था। तो उस आधार पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता को परितोषित एवं विकसित नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की भूमिका बुद्धिमत्ताएं हैं, उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको कहा है मल्टीपल थियरी, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा व घर की भाषा, किस किस स्तर पे कही जा रही है बात, प्राथमिक स्तर पर, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा शिक्षा की बात किसमें की गई थी, 1937 वर्धा योजना, वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बात कही गई थी इसकी, किस शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत, बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई थी, और वही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है, बैठने की व्यवस्थाओं में लचीलापन और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा भी किया है कि ऐसी कक्षा जिसमें सोशल स्ट्रक्चरलिज्म आता है, सोशियो स्ट्रक्चरलिज्म, उस कक्षा में बैठने की व्यवस्था लचर होगी, समूह में कार्य करने की पद्धति होगी, टारगेट बेस होगा, ठीक है, टारगेट बेस होगा वो कक्षा। उस कक्षा में
खेलने और घूमने की अनुमति भी बच्चों को प्रदान की जाएगी। और सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सामाजिक संरचनावादी कक्षा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है? किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी कैसी होनी चाहिए जो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करती है? ऐसी कौन सी पेडागोजी होगी जो बालकों बालकों एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करती है? और इसकी बात जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसी कक्षा जो अटैच्ड हो और रिफर्ड हो। ठीक है, ऐसी कक्षा जो पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित ना हो, मानकीकृत और एक समान ना हो। मानकीकृत एक समान का अर्थ क्या है कि एक निश्चित स्टैंडर्ड पे कक्षा बना दिया गया और एक ही समान सभी कक्षा में ट्रीट किया जा रहा है, यह कक्षा उचित नहीं होगी। ठीक, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, यह भी नहीं होगी, यह भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, यह भी नहीं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। जैसी कक्षा की आवश्यकता उसी प्रकार की व्यवस्था, उसी प्रकार का शिक्षण। बच्चा खेलने के माध्यम से सीखता है तो उस माध्यम से सिखाएंगे, गा के सीखता है उस माध्यम से, जोक्स के माध्यम से सीखता है उस माध्यम से। जिस माध्यम से बच्चा सीखना चाहता है हम उसी माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे, वही इसकी विशेषता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाक से बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? किसी भी मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना, बालकों की कमियों को जानना और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, यही इसकी प्रमुख विशेषता होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशन का क्या अर्थ है? व्हाट इज इंक्लूशन? ठीक है, व्हाट इज ए मीन्स ऑफ इंक्लूशन? समावेशन का क्या अर्थ है, किसे हम समावेशन कहते हैं? समावेशन, इंक्लूशन क्या है कि भेदभाव को अलग करके अलगाव पैदा करने वाले विषय वस्तुओं को दूर करते हुए, अलगाव पैदा करने वाले विषय वस्तुओं को दूर करते हुए, और हम क्या करें, इन अनुचित प्रयास और अलगाव के माध्यम से, अलगाव के माध्यम जो भी है उनको दूर करने का प्रयास करें। हाँ बोलिए। ठीक है, अनुचित प्रयास और अलगाव करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, अनदेखा करके, और उन बाधाओं को अनदेखा करके बालकों को एक तरीके से क्या किया जाए कि सामाजिक पहचान प्रदान करके उनसे निरपेक्ष निरपेक्ष व्यवहार रखा जाए और भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हुए और इन लोगों को ऐसी चीज दी जाए। ठीक, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आप ये सोचिए कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, एक निरपेक्ष कक्षा का प्रयास जारी है और उस निरपेक्ष कक्षा में किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यह क्या हो रहा है, एक समायोजन स्थापित किया जा रहा है, एक समायोजन स्थापित किया जा रहा है और उस समायोजन के अनुरूप आप सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। तो हम इसमें सीधे सीधे बात कर सके, सभी बालकों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना और बिना भेदभाव किए उनको शिक्षा प्रदान करना, सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करना, यही क्या है, समावेशन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात अगर हम करें कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किस चीज से बचना चाहिए कि किस चीज से बचना चाहिए? इनको हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करे,
प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव की प्राथमिकता दें, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। क्या कहा जा रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात होगी कि प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें। यही कार्य, इसी कार्य से बचना चाहिए। और आप यही नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही है। ठीक, तो बचना किससे है? प्रभुत्वशाली समूह से। कि कोई बहुत प्रभुत्वशाली है, कि क्या है कि वो पांडे जी का बेटा है, ठीक, वो यादव जी का बेटा है, तो वो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, तो उनको हम नहीं लिखेंगे। वो पंडित जी का लड़का है तो बहुत प्रभुत्वशाली है, बाबू साहब का लड़का है तो बहुत प्रभुत्वशाली है। उससे हमको क्या बचना है? क्योंकि कक्षा में जब सब बैठते हैं ना, तो सारे बालक, कक्षा में बैठने वाले छात्रों की न जाति होती है, न धर्म होता है, ना उसकी एक कोई अपनी पहचान होती है। उसकी पहचान सिर्फ एक छात्र के रूप में होती है और किसी रूप में नहीं होती है। उसका प्रभुत्व वहां पे नहीं होता है। वहां पे प्रभुत्वशाली कौन है? कक्षा का नेतृत्वकर्ता कौन है? शिक्षक है। तो हमारा ऑप्शन ये बी नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है? यह एक पठन अक्षमता है। कैसी अक्षमता है? पठन अक्षमता है। पठन अक्षमता है। ठीक है, डिसलेक्सिया किस प्रकार की समस्या है? पठन अक्षमता है। कोई डाउट किसी को इसमें? क्या होता है इसमें? बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीजों को पढ़ने से, सामने उसके विषय वस्तु होता है, उसको पढ़ने में उसे समस्या होती है, अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे सा लिखा है तो बालक इसे क्या पढ़ेगा? वाज। नॉट लिखा है तो बालक इसे क्या पढ़ेगा? टोन। ऐसे होगा, ठीक ना? तो यह पढ़ने की विशेषता होगी, यही इसका अंतर है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुडेज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी माने। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। सूचना प्रसारण और विकल्प। थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत हो गया है। अलाउ ओनली द सर्टेन मूड ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए अनुमति। अलाउ ओनली सर्टेन मूड ऑफ द एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, इस चीज पे ध्यान देना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक, अंतिम प्रश्न है इसकी, यही चर्चा करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों ये कि प्रतिभावान विद्यार्थी, ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट की बात की जा रही है। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल व आसान कार्य चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, में मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है। क्या होता है प्रतिभावान विद्यार्थी में? तो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, जबकि अपने आयु स्तर से ऊंचे के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं, नीचे की तो बात ही छोड़िए, तो यह गलत हो जाएगा। सरल और आसान कार्य कभी नहीं चुनते हैं, उनके लिए कठिन कार्य ही सबसे बेहतर होता है, कठिन कार्य चुनते हैं। मूल बातों की समझ बहुत अच्छी होती है, और इस कारण यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, धन्यवाद।